हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मैथ मैजिक यूट्यूब चैनल में। हम आप लोगों के बीच आज लेके आए हैं बहुत बड़ी बहाली, बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। बिहार दरोगा आज ही अभी ही नोटिस निकली है। देखिए 1275 पदों की जो है बहाली निकली है। हम जानेंगे इसके बारे में डिटेल्स। आप देख रहे हैं अभी बिहार पुलिस अवर आयोग ने बिहार पुलिस अवर आयोग ने जो है बीपीएससी बोर्ड के माध्यम से बहुत बड़ी खुशखबरी निकाली है। इसमें कुल पद की संख्या है 1275। कितना है? 1275। बिहार दरोगा के कुल पदों की संख्या है 1275। आइए हम जानते हैं विस्तार से इनमें कुल कितने पद हैं, क्या प्रक्रिया है फॉर्म अप्लाई करने का, क्या प्रक्रिया है इनमें, मतलब कि डॉक्यूमेंट क्या, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या सिलेबस है, क्या पढ़ने चाहिए, कैसे पढ़ने चाहिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए। चलिए दोस्तों हम आते हैं अपने क्लास में मैथ मैजिक चैनल में। बोला आइए दोस्तों हम चर्चा करते हैं। बिहार पुलिस अवर आयोग के माध्यम से बिहार सरकार ने बिहार दरोगा में जो है बहुत बड़ी बहाली निकाली है। 1275 पदों की जो कुल बहाली है, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। इसकी विज्ञापन संख्या क्या है, इसमें कौन आवेदन ऑनलाइन की तिथि जो है कब से शुरू हो रही है, समाप्ति तिथि कब से है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन से इसमें जो है बुक पढ़ने चाहिए, कैसे पढ़ने चाहिए अच्छे स्कोर करने के लिए, हम आपसे इस पर विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। और देखिए आपके सामने है विज्ञापन संख्या 02/2023। देख रहे हैं आप कि पुलिस अवर निरीक्षक सब इंस्पेक्टर के पद पे जो है जिसका वेतनमान, जिसका जो है लेवल 6 का ये पद है, और इसमें कुल पदों की संख्या है 1275। लेवल 2 का मतलब ये होता है कि वो 4200 के ग्रेड का है। और इन पे जो है सीधी भर्ती के लिए 5 अक्टूबर 2023 से फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू होगा और इसकी समाप्ति तिथि है 5 नवंबर 2023। ध्यान देंगे दोस्तों, 5 अक्टूबर 2023 से 5 नवंबर 2023 तक ये फॉर्म का ड्यूरेशन है। हम लोग को 5 अक्टूबर 2023 से लेके 5 नवंबर 2023 से पहले फॉर्म अपना अप्लाई कर लेना है और सही समय से अप्लाई कर लेना है, जिससे हमें किसी भी तरह की कठिनाई का या सर्वर प्रॉब्लम हो, कोई सी भी तरह की कठिनाई का जो है सामना नहीं करना पड़े। कहा जा रहा है कि उपरोक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस और सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई है, सुधार नहीं किए उस टाइम, तो उस फॉर्म को रिजेक्ट करके दूसरा फॉर्म को नए सिरे से अप्लाई कीजिएगा। अगर आप उसी त्रुटि वाले फॉर्म को छोड़ के उसको रिजेक्ट नहीं किए, फिर से फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, तो दोनों फॉर्म सबमिट होने के कारण जो है आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और एग्जाम से वंचित हो जाएंगे, एग्जाम में बैठ नहीं पाएंगे। कहा जा रहा है कि आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण का वर्णन इसमें किया गया है। तो अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से बिलोंग कर रहे होंगे, यानी ईबीसी से बिलोंग कर रहे होंगे, तो आप हाल ही में ईबीसी का प्रमाण पत्र बनवा लें। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से बिलोंग कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र आप बनवा लें। अगर आप पिछड़ा वर्ग से बिलोंग कर रहे हैं, यानी BC2 बोल दें या BC बोल दें, से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको OBC NCL बनवाना पड़ेगा। अगर आप EBC से बिलोंग कर रहे हैं, यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग से बिलोंग कर रहे हो या पिछड़ा वर्ग से बिलोंग कर रहे हो, यानी तो BC1 हो या BC2 हो या BC हो या MBC हो, कोई भी BC या MBC कोई भी हो, आपको नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र पर सबमिट करना पड़ेगा फॉर्म अप्लाई करने के समय में। अगर आप SC या ST हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। और कोई भी बिहार के निवासी जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उनको बिहार के आवास का प्रमाण पत्र, यानी रेसिडेंशियल यानी आवासीय प्रमाण पत्र का होना जरूरी है, जिससे आपको आरक्षण का लाभ मिल सके। और आप महिला, भारतीय जो महिलाओं के लिए
35% का आरक्षण दिया गया है, जो सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए ही लागू होगा। कहा जा रहा है कि आपके लिए उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2023 से की जाएगी और शैक्षणिक योग्यता की गणना भी जो है 1 अगस्त 2023 से ही की जाएगी। यानी या तो आपका ग्रेजुएशन या इसके समकक्ष आप जो है स्नातक या इसके समकक्ष कोई भी एग्जाम 1 अगस्त 2023 तक पास किए हो, या आपकी उम्र 1 अगस्त 2023 तक 21 साल पूर्ण गया हो, तो आप अवर सेवा आयोग के तहत जो है सब इंस्पेक्टर के फॉर्म भरने के लिए पात्रता रखते हैं। यानी आपका उम्र 1 अगस्त 2023 को 21 साल पूर्ण गया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी आपकी शैक्षणिक योग्यता 1 अगस्त 2023 तक आप पास हैं, ग्रेजुएट हैं, या इसके समकक्ष कोई भी परीक्षा पास हैं, तो आप फॉर्म भरने के लिए योग्य हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। कहा जा रहा है कि फॉर्म भरने के लिए क्या उम्र होगी, हम फॉर्म कितने उम्र तक व्यक्ति फॉर्म भर पाएंगे, हम देखते हैं। कहा जा रहा है कि आपकी जो एज का उम्र का मिलान किया जाएगा वो मैट्रिक के प्रमाण पत्र से किया जाएगा। और कहा जा रहा है कि आप जो अनारक्षित यानी समान वर्ग के पुरुषों के लिए, किसके लिए, तो अनारक्षित यानी समान वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 20 वर्ष, अधिकतम है कितना, 37 वर्ष पुरुष के लिए। सामान्य वर्ग यानी अनरिजर्व, क्या है, अनरिजर्व के पुरुष के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष, अधिकतम है 37 वर्ष। महिलाओं के लिए भी 20 वर्ष, अधिकतम है 40 वर्ष। किसके लिए, तो ये अनरिजर्व के पुरुष के लिए है 37 वर्ष, महिला के लिए है 40 वर्ष। पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला दोनों के लिए न्यूनतम आयु है 20 वर्ष, अधिकतम कितना है, 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति और जनजाति के पुरुष के लिए और महिला के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष है, अधिकतम कितना है, 42 वर्ष है। मतलब ये कहा गया कि सभी के लिए न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष है, जिसकी गणना 1 अगस्त 2023 से की जाएगी। और अनरिजर्व जो है पुरुष के लिए 37 वर्ष है, महिला के लिए 40 वर्ष है। ईबीसी और बीसी के लिए पुरुष के लिए 20 वर्ष, न्यूनतम आयु 20 वर्ष है, अधिकतम आयु कितनी है, तो 40 वर्ष है, महिलाओं के लिए 42 वर्ष है। एसटी एससी के लिए पुरुष महिला कोई भी हो, एसटी पुरुष महिला कोई भी हो, उनके न्यूनतम आयु 20 वर्ष है, अधिकतम 42 वर्ष है। कहा जा रहा है आगे कि बिहार के वैसे सरकारी सेवक को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि पूरी की हो। क्या कहा जा रहा है, बिहार के वैसे सरकारी सेवक को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में, मतलब कि बिहार के वो सेवक होगा, बिहार सरकार की नौकरी करता होगा, जिसकी कम से कम वो 3 वर्ष नियमित रूप से सेवा कर चुके होंगे, उनकी उम्र में 5 वर्ष का रिडक्शन दिया जाएगा। मतलब ये कहा जा रहा है कि कोई भी वैसा सरकारी सेवक जो प्रोबेशन पीरियड को पूरा कर लिए होंगे, जिनकी न्यूनतम नौकरी अवधि बिहार सरकार में 3 वर्ष पूरा हो गया होगा, वो उनकी उम्र में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। आगे कहा जा रहा है असैनिक पद पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों की अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष, प्रतीक्षा सेवा में बिताई गई अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते उनकी वास्तविक उम्र कट ऑफ के 57 वर्ष अधिक। मतलब कहा जा रहा है कि मुझे उनका जो वास्तविक उम्र है वो कितना, तो कट ऑफ जो उम्र दिया गया है उससे 57 वर्ष से बेसी न हो, और आपकी उम्र की गणना जो है 1 अगस्त 2023 से होगी और मैट्रिक या उसके समकक्ष प्रमाण पत्र से किया जाएगा। हम आते हैं अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंड, मतलब कि आपका जो फिजिकल इंस्ट्रक्शन, फिजिकल अचीवमेंट होना चाहिए, फिजिकल क्राइटेरिया जो क्या है, फिजिकल क्राइटेरिया क्या है, फिजिकल मापदंड क्या है, हम इस पे चर्चा करेंगे।
कहा जा रहा है कि ऊंचाई हाइट कितना चाहिए भाई। तो सामान्य वर्ग जो है, सामान्य वर्गीय पुरुष, पिछड़ा वर्गीय पुरुष के लिए न्यूनतम हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर। कितना? 165 सेंटीमीटर होना चाहिए सामान्य वर्ग के पुरुष हो या पिछड़ा वर्ग के पुरुष हो उनके लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी एमबीसी के पुरुष हो उनके लिए 160 सीएम चाहिए, और अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर चाहिए। मतलब क्या? तो ईबीसी एसटी और एससी, ईबीसी एसटी और एससी के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर न्यूनतम चाहिए, और सभी वर्गीय महिलाओं की न्यूनतम हाइट दिया गया है, न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आगे कहा जा रहा है कि सीना की माप सिर्फ पुरुषों के लिए ही किया जाएगा। सीना की माप जो है, चेस्ट की माप जो है, वो सिर्फ पुरुषों के लिए ही किया जाएगा। कहा जा रहा है कि सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग सभी के लिए बिना फुलाए न्यूनतम 81 सेंटीमीटर, फुला के न्यूनतम 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मतलब क्या? तो फुलाने से पहले 81, फुलाने के बाद 86, मतलब 5 सेंटीमीटर आपका सीना एक्सटेंशन होनी चाहिए। आगे कहा जा रहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए, अनुसूचित जाति और जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, फुलाकर 84 सेंटीमीटर चाहिए। मतलब फुलाने के बाद सभी के जो है सीना में 5 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन होना चाहिए, और बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, फुला करके 84 सेंटीमीटर। किसके लिए? तो एसटी एससी पुरुष के लिए। महिलाओं के लिए सीना की कोई मापी नहीं होगी। वजन की मापी जो है सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 48 किलोग्राम आवश्यक है। क्या कहा जा रहा है? आपकी वजन, अगर आप महिला हैं तो आपकी न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम यानी 48 किलोग्राम होनी चाहिए कम से कम। कहा जा रहा है कि किन्नरों या कोथी जो किन्नर होंगे या थर्ड जेंडर होंगे, अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदंड जो है पिछड़ा वर्ग के महिला अभ्यर्थियों के समान। मतलब क्या है? अगर आप थर्ड जेंडर हैं या अगर किन्नर आप हैं तो आपकी शारीरिक दक्षता और उसकी मापदंड जो है पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के टाइप तरह ही आपका भी किया जाएगा। हम लोग जानेंगे कि नियुक्ति की प्रक्रिया कैसी होगी। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले आपका पीटी एग्जाम लिया जाएगा जो 100 क्वेश्चन का होगा। इसके लिए आपको एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक दिए जाएंगे और एक गलत के लिए आपका जो है 0.2 अंक काट लिए जाएंगे। आपका इसके लिए पहले तो जो है आपका जो है लिखित परीक्षा होगी, इसमें एक पीटी होगा, दूसरा मेंस होगा। पहला चरण के एग्जाम जब आप क्वालिफाई कर लेंगे, मतलब कि आपका जो है पहला पीटी एग्जाम मेंस के लिए 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, और आप उसमें क्वालिफाई आते हैं फिर आपको मेंस में बैठने का मौका दिया जाएगा। हम आपसे बातें करेंगे कि मेंस की जो पेपर होगी वो उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसमें क्वेश्चन का टाइप कैसा होगा। तो ध्यान देने की बात यह है, उसमें आपसे सिर्फ जीके जीएस और मैथ से बहुत कम क्वेश्चन हो जाएंगे। आपसे जीके जीएस के क्वेश्चन एवरेज देखा जाए तो 70 क्वेश्चन जो आपका होगा वो जीके जीएस से ही होगा। 15 से 20 क्वेश्चन आपका ट्रेंड सेक्शन से पूछा जाएगा। 5 से 7 क्वेश्चन जो होंगे वो आपका मैथ और रीजनिंग सेक्शन के मिला के होंगे। यानी आपका 15 से 20 क्वेश्चन आपका ग्रेड सेक्शन का होगा, 5 से 10 क्वेश्चन तक आपका जो है मैथ रीजनिंग का होंगे, और 80 क्वेश्चन के अप्रॉक्स जो है 70 से 80 क्वेश्चन के अप्रॉक्स जो है वो आपका जीके और जीएस के क्वेश्चन पूछ जाएंगे आपसे। और जब आप मेंस देने के लिए जाएंगे, मेंस का पेपर कैसा होगा, तो मेंस के पेपर में आपसे करेंट नहीं पूछा जाएगा, और उसमें आपका जो है मैथ रीजनिंग का वेटेज बढ़ा दिया जाता है, और करेंट इकोनॉमिक्स उसमें पूछने की परंपरा नहीं रही है और उस आपके सिलेबस में है भी नहीं। इसलिए आपसे जो है मेंस के पेपर में मैथ और रीजनिंग का वेटेज बढ़ा करके करेंट सेक्शन वहाँ नहीं रहता है और इकोनॉमिक सेक्शन में मेंस पेपर में नहीं रहता है।
ऊपर। आप देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होंगे। हाँ, तो पहला पेपर क्या होगा? पहला पेपर जो है वो 100 क्वेश्चन का हिंदी पेपर होगा, जो केवल क्वालिफाई करना है उसको। और का सेकेंड पेपर जो है जीएस पेपर होगा, जो आपका मेरिट के लिए सेकेंड पेपर ही जो है मेन है। सेकेंड पेपर से ही मेरिट बनती है। फर्स्ट पेपर तो हिंदी पेपर हो, राजभाषा पेपर होता है, जिसको आप सिर्फ क्वालिफाई करना है। कहा जा रहा है कि प्रथम पत्र 200 अंक की समान हिंदी का होगा, 2 घंटे की एग्जाम होगी। वो हिंदी का हो या जीएस पेपर का हो, एग्जाम का ड्यूरेशन जो है 2 घंटे का ही होगा। कहा जा रहा है जिसमें 100 प्रश्न होंगे, न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। द्वितीय पर पेपर जो होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा, सामान्य विज्ञान का होगा, सामान्य नागरिक शास्त्र का होगा, भारतीय इतिहास का होगा, भारतीय भूगोल का होगा, गणित होगा, रीजनिंग होगा। उसमें आपसे करेंट सेक्शन से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसमें भी कुल 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे। एक गलत के लिए 0.2 नंबर काटे जाएंगे और परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटे की होगी। जब आप मेंस देंगे तो फिजिकल के लिए 6 गुने अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। मेंस क्वालिफाई होने के बाद ये फिजिकल के लिए 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, जिसमें हम आपसे ये चर्चा करने जा रहे हैं कि फिजिकल का क्राइटेरिया क्या है, फिजिकल में कौन कितने कितने क्या है, हम उस पर आप चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले दौड़ के बारे में कि दौड़ किसके लिए कितना टाइम चाहिए, कितना ड्यूरेशन चाहिए। पढ़ानो पर अच्छा, बढ़ावे का पूरा हो। दौड़ करना बोले कत पढ़े, ठीक है पहले बस समझिए। तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए देख रहे हैं आप, सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी 1600 मीटर बोल दें, या इसको 1.6 किलोमीटर बोल दें। क्या कर रहा है कि सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील या 1.6 किलोमीटर की दौड़ जो है 6 मिनट 30 सेकेंड में पूरी करनी है मैक्सिमम। अगर आप 30 सेकेंड से ज़्यादा टाइम, 6 मिनट 30 सेकेंड से बेसी टाइम लेते हैं तो आपको असफल घोषित कर जाएगा। और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, यानी 1000 मीटर की दूरी तय करनी है 6 मिनट में। इससे बेसी समय लेने वाले अभ्यर्थियों को ये असफल घोषित कर दिया जाएगा। ऊंची कूद कहा जा रहा है, सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट की ऊंची कूद पूरी करनी होगी। इससे कम कूदने वाले को जो असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 3 फीट, ध्यान देंगे, सभी वर्ग के पुरुषों के लिए 4 फीट का ऊंची मतलब कि हाई जंप होगा। सभी वर्ग के जो सभी कैटेगरी के पुरुषों के लिए हाई जंप कितना है, 4 फीट है, महिलाओं के लिए 3 फीट है। हम चर्चा कर रहे हैं लंबी कूद पे, तो सभी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 12 फीट है लॉन्ग जंप। सभी अभ्यर्थियों के लिए, सभी वर्ग के, सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए लॉन्ग जंप कितनी है, तो 12 फीट है। सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट है। देख रहे हैं हम लोग हाई जंप, तो जनरल जब सभी वर्ग के जो है पुरुष के लिए 4 फीट, महिलाओं के लिए जो है 3 फीट है। लॉन्ग जंप जो है सभी वर्ग के पुरुषों के लिए 12 फीट है, महिलाओं के लिए 9 फीट है। गोला फेंक देखेंगे, सभी वर्ग के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना है। क्या है, सभी वर्ग के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना होता है। इससे कम फेंकते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 10 फीट फेंकना है। अगर आप इससे कम फेंकते हैं फिर भी आपकी उम्मीदवारी जो है रद्द कर दी जाएगी।
हाँ पूरा 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 ये सब कर चलेगा बड़ा बड़ा पर लाभ पर कहा जा रहा है आपसे कि मेधा सूची और नियुक्ति की अनुशंसा। तो उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार मेधा अनुक्रमांक आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी का अगर अंक समान हो गया है तो मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण जो उनकी जन्म तिथि का आधार किया जाएगा। कहा जा रहा है ये कि अगर 2 या उससे बेसी अभ्यर्थियों का मेंस जीएस पेपर के क्वेश्चन का टाइप कर रहा है, नंबर टाइप कर रहा है, तो उसमें आपके एज का आधार बनाया जाएगा। जिसका एज ज़्यादा होगा उनको वरीयता मेधा क्रम में दिया जाएगा। कह रहा है कि शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में उनकी वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में उल्लेखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम की निर्धारण की जाएगी। मतलब ये कि अगर आपका जो है अगर मतलब कि ये जन्मतिथि भी समान हो गया, प्राप्तांक भी समान हो गया, पहले किया जाएगा आपका डेट ऑफ बर्थ में वो भी समान हो गया, तो देखा जाएगा आपका जो मैट्रिक का जो अंक है उसमें वो भी समान हो गया, तो ये देखा जाएगा कि आपका जो नाम का कैपिटल फर्स्ट लेटर जो है उससे उसका निर्धारण किया जाएगा। परीक्षा के आधार पर ये अंतिम रूप बना होगा बड़ा नहीं हाँ एक अलग हम देखते हैं कि किस कैटेगरी में कितने पद दिए गए हैं। तो हमको ये देखना है कि किस कैटेगरी में कितने पद दिए गए हैं। तो देखिएगा सबसे यहाँ पे स्टार्टिंग में अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 275 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 16 पद हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के लिए 238 पद हैं, पिछड़ा वर्ग यानी बीसी के लिए 107 पद हैं, पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए अलग से 82 पद हैं और अनरिजर्व यानी अनारक्षित के लिए 441 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 111 पद हैं, ट्रांसजेंडर यानी थर्ड जेंडर के लिए 5 पद हैं। कुल पदों की संख्या है 1275। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए bpssc.bih.nic.in पे क्लिक करके जो है अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। इसकी स्टार्टिंग तिथि है 5 अक्टूबर 2023, इसकी समाप्ति तिथि है 5 नवंबर 2023। दोस्तों आप ध्यान दें, आपको फॉर्म जो है इन दोनों डेट के बीच में ही भरनी है और आप जो है लास्ट तिथि का इंतजार न करते हुए आप फॉर्म को सबमिट पहले ही कर लें, जिससे आपको किसी भी तरह की जो है कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। और हम आपके लिए जो है एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें आपसे हम सिलेबस पर चर्चा करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है और कौन कौन से बुक पढ़ने चाहिए अच्छे अंक लाने के लिए, और हम कौन कौन से बुक पढ़ेंगे, कैसे पढ़ें जो हम इसमें बेहतर स्कोर कर सके, हम अपना एक सीट जो है हासिल कर सकें। चलिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।